जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम कल वीडियो में आपको स्वर वर्णमाला की शुरुआत की थी कल, और हमने आपको वर्णमाला वगैरह और स्वर वगैरह सब बता दिए थे। लेकिन आज हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। कल हमने आपको कहाँ तक बता दिया था, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने आपको यहाँ अंत किया था, यहाँ वीडियो का लास्ट किया था, यहाँ से आगे हम आज काम करेंगे। ठीक, देखिए हमने कल ये आपको बता ही दिया था, उत्पत्ति के आधार पर उच्चारण काल के आधार 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण होता है। लेकिन हमने इनकी डिटेल में बात नहीं की थी, तो आज हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक, देखिए इससे पहले हम, चलो आप अब तक तो कहीं ना कहीं वर्णमाला पढ़े ही होंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा क्वेश्चन, इसमें वो आप देखिए, उसे आप उत्तर देने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है ये, देखिए निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आप बताएंगे, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और अपने दिमाग चला सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को लग रहा होगा कि इसमें सभी यानी कि डी घ वाला क्वेश्चन विकल्प सही है, लेकिन ये गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर है होगा आपको? इसमें देखिए यहाँ पर ये है, ये इसमें जे भी वो लग रहा होगा आपको दीर्घ, ई और ऊ। इसमें ए और ओ जे भी दीर्घ लग रहा होगा। अंग और आ ये भी आपको दीर्घ लग रहा होगा, और सभी, तो इसका मतलब आपको सभी आंसर सही लग रहा होगा, लेकिन आंसर तो कुछ और ही है। ठीक, तो इस आंसर को देख जानने के लिए ऐसे कई सारे आंसर आए हैं एसआई वगैरह में। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए शुरुआत करते हैं अब हम। ठीक, चलिए। बनी नहीं थी, शुरुआत हो रही थी, बन रही थी। तो वर्णमाला में कुल शुरुआत में 3 ही अक्षर लिए गए थे। वो 3 अक्षर कौन थे? वो थे ये, एक तो था हमारा अ, दूसरा था ये ई, और तीसरा था ये। ठीक, तो ये शुरुआत में हमारी वर्णमाला बनना शुरू हुई थी, तो ये 3 ही अक्षर थे, और इन 3 ही अक्षर शुरुआत में थे, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ, मूल हर्ष स्वर, क्योंकि छोटे हैं तो हर्ष का वो करेंगे यूज। ठीक, मूल हर्ष स्वर या मूल लघु स्वर। अब इन्हीं के मेल से और अक्षर बनाए गए, जैसे जे आ है, सबसे पहले बनाया गया आ के मेल से। तो देखिए ये आ है, और इस आ के ही मेल से और किया गया, तो एक और अक्षर बनाया गया जिसका नाम था, बना था ये, जिसे कहते हैं हम लोग अब बड़ा आ। क्या कहते हैं? बड़ा आ। जे है अ, जे है आ। ठीक, ऐसे ही ई से मिलकर बनाया गया, इससे इससे हो गया। अब ई से मिलकर बनाया गया अक्षर दूसरा, तो इससे बना था ये, बड़ी ई बनी थी। ठीक, और अब बनाया गया था इससे ऊ से, तो बना था बड़ा ऊ। अब देखिए ये थे वर्णमाला बनने से शुरुआत में इनसे ही रचना हुई है सभी की वर्णों की, तो इन्हें शुरुआत से ही थे ये, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मूल ह्रस्व स्वर, क्योंकि छोटे हैं तो इसलिए ह्रस्व स्वर। और ये देखिए ये बड़े स्वर हैं, ये भी बड़ी ई है, ये भी बड़ा हुआ है, तो इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर, इन तीनों को। ठीक, और ये थे मूल ह्रस्व स्वर। अब हुआ क्या, इस आ को, जो वाला जो ये है, आ को और ई का मेल कराया गया। किसका? आ का और ई का। तो क्या बना था फिर वर्णमाला में? जैसे देखिए मेल हुआ था, तो बना था ये, जिसे कहते हैं ए। ठीक, देखिए ध्यान रखिएगा, ये स्वर 3 ही थे वर्णमाला बनने में शुरुआत में। इन तीनों ने ही रचना हमारे स्वरों की और स्वरों की हुई है, इन तीनों स्वरों से। इसलिए इन तीनों स्वरों को मूल हर्ष स्वर कहा जाता है, और जो 2 बन के तैयार हुए ये वाले बड़े हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। ठीक, और ये आ का और ई का मेल हुआ, तो क्या बना? देखिए ए। क्या बना? ए। ऐसे ही देखिए इसका मेल कराया तो बना ये आए। ठीक, ऐसे ही, हाँ, और शुरुआत में एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, शुरुआत में ये भी था बड़, जिसे री कहते हैं। ठीक, और री के मेल से यहाँ पर बनाया था
विद्वान लोगों ने री प्लस री से, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, री प्लस, इसे री कहते हैं, बनी थी ये री, ठीक। ये होती बड़ी वाली री, ये छोटी होती है। ये 4 स्वर थे शुरुआत में, ठीक, याद रखेंगे आप लोग इसे। ऐसे ही क्या हुआ था, आ का और ऊ का मेल कराया था। आ के और ऊ के मेल कराने से जो बना था वो था ये, आप देखते रहिए। ओ का निर्माण हुआ था, आ के और ऊ के मेल कराने से ओ का निर्माण हुआ था। ऐसे ही क्या हुआ था, बड़ा आ छोटा आ, सॉरी, हाँ बड़ा आ ही, और ऊ के मेल कराने से क्या बना था, औ, जिसे हम औ कहते हैं, औ बना था, ठीक। तो अब आप गिन लीजिए स्वरों की संख्या। 4 तो शुरुआत में ही थे, 1 2 3 4, इन 4 से रचना हुई और की, किन से, 1 4 5 6 7, और इसे भी गिन लेते हैं, गिनते नहीं, चलो गिन लो, ये संस्कृत में यूज होता है इसलिए। 7 हो गए, 8 9 10 11, तो कुल जो मेन स्वर थे वो 11 ही हैं। और जो ये आप लोग देखते हैं, ये मैं इसे पहली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवा, ठीक। इन्हें अगर कोई पूछे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 होती है, लेकिन मूलतः हमने आपको बताया कि कैसे निर्माण हुआ स्वरों का, तो वो मूल स्वर, वैसे स्वर तो 11 ही है मुख्यतः, ठीक। अब क्वेश्चन आता है जो अभी आपने देखा था पहले, क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें जी संधि हुई है तो बड़े आ का निर्माण हुआ है, इसमें भी संधि है तो ई का निर्माण हुआ है, इसमें संधि है तो इसका निर्माण हुआ है, ठीक। इसके बाद इसीलिए जो स्वर हैं इन्हें तो कहते हैं ह्रस्व मूल स्वर, ठीक। और ये हैं संधि से हुए हैं, मतलब संधि, तो इन्हें कहते हैं संधि दीर्घ स्वर, संधि दीर्घ स्वर। आप देख लिए संधि सम में हुई है तो ये संधि दीर्घ स्वर है, और संधि दीर्घ संयुक्त स्वर इसे भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि संधि हुई है सम में हो रही है। तो आप इन्हें कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर। क्यों कहते हैं, देखिए इसमें भी आ का मेल हुआ है, एक समान वर्ण है तो बड़ा आ बना, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, ठीक। एक समान जैसे है, एक समान वर्ण का योग होने से वर्ण का निर्माण हुआ है, ठीक। और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर असमान वर्ण है, यहाँ ये है तो यहाँ पर ये है, ठीक, तो यहाँ ये है, तो ये तो समान थे, तो इसलिए कहा जाता है इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वरों में यही आते हैं। तो मैं आपको समझता हूँ कि आप वो वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे जो अभी आपने देखा था, तो उसमें आंसर कौन सा था, ये तीनों मूल ई आ होता है और बड़ी ई होती है और बड़ा ऊ होता है। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं आपको पता ही चल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल गया हुआ, क्या है इसका, नंबर एक ये आंसर है, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर क्या है, ये मूल दीर्घ स्वर, ठीक। और आपको ये इससे पहले आप वीडियो नहीं देखी होगी, शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन ही आपने देखा था, तो आपको लग रहे होंगे ये भी बड़े हैं, ये भी दीर्घ हैं, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन अब आपको पता चलेगा आंसर कौन सा है, ये। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत में वर्णों की संख्या यानी कि स्वरों की संख्या कितनी थी, 4। वो एक मैं बाद में भूल गया था, मैंने बाद में बता दिया वो कौन कौन सी थी। तो छोटा आ था और छोटी ई थी और छोटा ऊ और एक था री, ठीक। ये 4 शुरुआत में वर्णों की वो थी संख्या शुरुआत में, इन्हीं चारों से ही सभी स्वरों का निर्माण हुआ है, ठीक। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए। अब हम एक एक करके, हमने आपको एकदम समझा दिया अलग से, अब हम आपको लिखा हुआ PDF देते हैं आपको, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं और हम साथ साथ में और समझाते जाएंगे। तो देखिए सबसे हमने पहले क्या देखा था, ये तो हो गया था, ये था उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 था। देखिए इधर देखिए, ये था स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर नंबर 1 है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर देखिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर, या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक, मूल स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर। हमने आपको बताया था मूल स्वर कौन से थे? 4 थे। कौन कौन से बोले? आपके यहाँ लिखे हुए आ ई उ ऋ 4, ये 4 होते हैं मूलतः। आपको इनकी संख्या भी याद रखनी है। क्वेश्चन बा पूछ लेता है कभी कभी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव वाला आता है क्वेश्चन, तो उसमें आपको उत्तर देना होता है। 4 होती है। ठीक, चलिए आगे आता है नंबर 1, ये तो था। अब दूसरा आता है खा। खा में संधि स्वर यानी कि संयुक्त स्वर। संधि हमने संधि करके ही तो बनाए थे। आ और आ मिलाया था तो उसमें बना था हमारा बड़ा आ, तो वो संधि स्वर बनाए थे। हमने आ और ई को मिलाया था तो बना था ए, तो वो संधि स्वर थे। तो वो ही है ये खा। तो ये संधि या संधि स्वर भी कहते हैं इसे। तो जो स्वर मूल स्वर के आपस जुड़ने से बनते हैं उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक, संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। और संधि स्वर भी अब 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमने देखिए। सबसे पहले हमने आपको लिए संधि स्वर में पढ़ाया था, अभी बनाया था कि आ और आ को मिलाया था, यानी कि आ और आ सजातीय स्वर हो गए ना। तो सजातीय मतलब ये हुआ कि सजातीय मूल दीर्घ स्वर वो ही हुए। मूल दीर्घ स्वर सजातीय स्वर आ और हमने मिलाया था आ और ई को, तो वो संयुक्त दीर्घ स्वर हुए थे। ठीक, ये देखिए, आप देखिए आगे, ये है मूल दीर्घ स्वर। हमने आ और आ को मिलाया था तो बड़ा आ बना था। ई और ई को मिलाया था तो बड़ी ई बनी थी। और ऊ को मिलाया था तो बड़ा ऊ बना था। तो ये थे मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि हमने समान स्वर मिलाए थे और हमने असमान स्वर मिलाने से बनाया था। आ और ई के मिलाने से ए बनाया था, तो इन्हें कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक, ये है आपके सामने, यहाँ लिखिए संख्या, सब आप नोट कर लेंगे। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने एक ही बार में, अब तक हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा वो एक ही बार में, एक ही चार्ट में मैंने सब क्लियर कर दिया आपका। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमने देखी। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 भागों में बांटे थे। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर इन्हें कहते थे, और संधि स्वर कहते थे। ह्रस्व स्वर अगर 4 होते थे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यहाँ पर बड़ी बात है, देखिए संधि स्वर ये होते थे। और मूल संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते थे, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो अभी हमने पढ़ा, ये आप नोट कर लेंगे चार्ट को। इसके बाद अब आता है हमारा नंबर 2 टॉपिक है उच्चारण काल के आधार पर। हमने 5 प्रकार से स्वरों का वर्णन कर पहले बताया था। तो नंबर 1 हमने पढ़ लिया उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 हमारा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक, तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जैसे हमने बोला अ, हमने बोली ई, यानी कि ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है। ठीक, और जैसे हमने बोला तो कम समय लगा। अब हमने बोला आ तो ज़्यादा, अ से अधिक समय लगा आ कहने में, लगा ना लगा, तो इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और जो हमने बोला तो वो होता है ह्रस्व स्वर। तो देखिए, आपको लिखा हुआ है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। हमने बताया था यही 4 होते हैं, हमने शुरू में पढ़े थे, वही हैं ये। देखिए अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, किनसे अधिक तो किसी से होता है, तो अधिक यानी कि जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़े अभी, उनसे अधिक टाइम लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक, देखिए ये होते हैं। अब नंबर 3 आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? नंबर 3 में जैसे हमने बोला, किसी को पुकारा, मान लिया हमने पुकारा सोहन, सोहन ऐसे पुकारते हैं, तो सोहन, तो सो बहुत देर तक बोलना पड़ता है। ऐसे हम बोलते हैं मोहन, तो मो बहुत देर तक बोलना पड़ता है। जैसे हमने बोला राधा, तो दोनों अक्षर बोलना पड़ते हैं, तो वो होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। किसी को पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये जैसे राधा, मोहन, आपने ये चिन्ह 5 की तरह बनाई, ये लिखा भी कहीं देखा होगा किताबों में अक्सर। ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने नंबर 1 पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, पढ़ लिया हमने अब उच्चारण काल के आधार पर। और नंबर 3 है अब हमारा, चलिए नंबर 3 आता है हमारा
जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, वो हम आगे बात कर रहे हैं। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीभ का अगला हिस्सा यानी कि भाग काम करता है उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। ठीक, जैसे हमने बोला ई, तो थोड़ी सी हमारी जीभ का अगला भाग ई मतलब सिमट जाता है, तो इसे कहते हैं अग्रस्वर। और मध्य स्वर जैसे जीभ का भाग मध्य का भाग करता है काम, तो हमें पता कैसे चलेगा जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो देखिए जीभ का मध्य भाग कोई भी ऐसा कोई स्वर है ही नहीं, केवल एक स्वर है जिसे जीभ का मध्य भाग काम करता है, और वो आप रट लेंगे ऐसे भी, और वैसे भी अगर आप सेंसियर हैं तो आप कर लेंगे। जैसे हम छोटा वाला आ होता है उसे बोलते हैं अ, जीभ उठानी ही नहीं पड़ती कहीं, वो तो रखी रहती है, थोड़ी सी बीच में लचती है, तो बोलते हैं ना। तो ये होती है वो मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर जो पिछला हिस्सा भाग काम करता है जीभ का, जैसे लिखे हुए हैं ये था। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये निम्न है, ये 4 यहाँ ये हैं 5 होते हैं, ये 5 देखिए। ई, तो थोड़ी सी हमारी जीभ का अगला हिस्सा मुड़ता है यानी कि सिकुड़ता है, ई। ठीक, तो ये हो गई ई 2। और ए बोलते हैं तो भी हमारा जीभ का अगला सिरा दांतों में लगता है और थोड़ा सा सिकुड़ता भी है इसमें। और री में तो अच्छा खासा सिकुड़ता अगला भाग लगता है ऊपर जाके। जैसे हम मूर्धा क्या होती है? मूर्धा होता है हमारे मुंह में ऊपर की ओर। जैसे हम गाजर काटते हैं अपने अगले दांतों से, तो जो गाजर काटते हैं तो खाते समय जहाँ वो चट से लगती है जाके, उसे कहते हैं मूर्धा। ठीक, चलिए अब आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर में एक ही आपको याद रटना है आ, और हमने अभी पढ़ लिया जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का प्रयोग मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। निम्न होता है, ये एक ही होता है अ। ठीक, मध्य स्वर। अब हमें तीसरा जो गा है, इन्हें अगर आप याद करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर आप पहला ही याद हो गया, पहला मतलब कौन सा? का वाला, का जो अग्रस्वर वाला। अग्रस्वर में 3 4 5 ही थे। एक तो थी ई बड़ी ई थी, और ऐसे ही था ए 4 हो गए, और एक थी री 5 हो गए। 5 में हमने एक बता दिया मध्य स्वर में कौन सा आता है, छोटा वाला आ, तो अ आता है। और बाकी बच्चे वो सब किस में लिखे जाएंगे? जिन स्वरों को उच्चारण में किस में लिखे जाएंगे? अग्रस्वर, वो पश्च स्वर में। किस में? पश्च स्वर में। तो ये तो उससे आपको जो बच्चे वो लिख देना है। ठीक, आपको याद कर लेना। चलिए ये अब आता है नंबर 3, नंबर 3 नहीं 4। नंबर 4 है ये ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवृतमुखी और नंबर 2 व्रतमुखी। आवृतमुखी का मतलब है जब हम किसी स्वर या अक्षर को बोलते हैं तो व्रत यानी कि व्रत की तरह हमारा ओंठ ना हो पाए, तो उन स्वरों को बोलने में आवृत का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे हम किसी की तरफ मुस्कुराते हैं तो जो ओंठ होते हैं वो गोल नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें कहते हैं आवृतमुखी। जैसे आवृतमुखी, और हम कोई स्वर बोलें, जैसे हमने बोला, मान लीजिए हमने बोला ई बोली, तो ई गोल ओंठ नहीं हो पाते हैं, और हम बोलें ओ से ओखली वाला ओ बोलें तो ओ तो गोल हो जाते हैं, ऊ बोलें तो भी गोल हो जाते हैं, तो गोल हो गए, तो व्रतमुखी मतलब व्रत की तरह हो गए ओंठ, तो कहते हैं व्रतमुखी। और अव्रतमुखी कहते हैं मतलब गोल ना हो ओंठ, जैसे ई अ ये होते हैं। ये 2 ही प्रकार के होते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई, नोट कर सकते हैं। ये देखिए ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर। नंबर 1 है आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है, मैंने बताया नहीं आपको कि गोल नहीं होती है, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। ये निम्न है आप इनके ये दिए हैं आ ई ए और री, इनको बोल के देख लेंगे आप, और
होठों की आकृति गोल होती ही नहीं है, इसलिए इन्हें कहते हैं अपवृतमुखी। और जो आपको ये तो बहुत सरल है ना, व्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या है, जैसे ओ बोलो, ओ और औ इन दोनों में होंठ गोल हो रहे हैं, ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों में हो रहे हैं, बस ये चार ही हैं, बाकी बच्चे वो सब ऊपर अपवृतमुखी में। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं स्वर आपके यहीं पर ख़त्म हो गए स्वर। ठीक, अब हम स्वरों का एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, स्वरों की कंडीशन यहीं तक ख़त्म है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आया है, कभी कभी नहीं, हर बार आता है ये एग्ज़ाम में। किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, किसी का कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हिंदी का, तो इसमें ये मिला ही मिलेगा। कहता है क्वेश्चन कि ई का स्वर यंत्र यानी कि उच्चारण किस जगह से होता है, उच्चारण स्थान क्या है। ई का, ऊ का, आ का स्वरों में से किसी का भी पूछ सकता है। तो हमने सबसे पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले हम आपको बताया था जब हमने वर्णमाला बनने से पहले चार ही अक्षर थे, तो नंबर एक था आ, तो हम बोले आ, आप भी बोलो आ, ना जीभ उठती है कुछ नहीं। आ कहाँ से आवाज़ आती है, कंठ से। कहाँ से आती है, कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। हालांकि आप अभी, मैं समझा रहा हूँ आपको, आगे लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आ, और ऐसे ही हमने देखा था ई। ई कहाँ, ई, तो ई का बोलने में अगली जीभ हमारा काम करती है। ई तो वो दांतों में लगती है, जिसे कहते हैं दंतमूल। देखिए लिखा हुआ है आपका सब, ये है। ये स्वरों का उच्चारण स्थान है, एक ही चार्ट में मैंने फिक्स कर दिया है। जैसे वर्ण आ और आ, ये कंठ से ही होता है। हमें ये कंठ जे वाला है ना, जे उच्चारण स्थान ही याद करना है। और जो बीच में लिखा है जे वर्ग, कौन सा, जे वाला वर्ग लिखा है, जे नहीं करना है, अभी नहीं करना है। अगर आपको जे वाला याद हो गया, जे, तो आपको जे वाला तो स्वयं ही याद हो जाता है इसके बाद। ठीक, देखिए जैसे हमने आ और आ, तो एक कंठ से हो रहा है ना उच्चारण, आ, तो इसका वर्ग अपने आप ही याद हो जाएगा। कंठ से हो रहा है तो कंठ, कंठ है, हो गया वर्ग। ऐसे ई, 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 तो ये तालु में लगती है, तालु से होता है इसको उच्चारण, तो इसका ये क्या हुआ, तालव्य। ऐसे ही ऊ, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओंठ गोल हो जाते हैं ना, तो इसका उच्चारण स्थान है ओंठों से। और वर्ग पूछे तो ओष्ठ, वर्ग पूछे तो ओष्ठ। अगर आपको ये याद हो गए उच्चारण स्थान, तो ये तो स्वयं ही याद हो जाते हैं। ठीक, ये वाले। ऐसे ही री, तो री में जीभ का अगला भाग काम करता है, जीभ का अगला भाग री। री तो जीभ हमारी उठ के ऊपर लगती है। ऊपर हमने बताया था कहाँ पर लगती है, जहाँ हम गाजर खाते हैं तो चट्ट से बोलती है ऊपर लगती है गाजर, उस स्थान को बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा उसी को। तो वहाँ पर हम बोलते हैं री, तो ऊपर जाके जीभ छू लेती है, उसे टच करती है, उसे मूर्धा बोलते हैं उस जगह को। तो इसका नाम क्या होगा, उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा है, याद हो गया मूर्धा। अगर मूर्धा है उच्चारण स्थान, तो इसका वर्ग क्या होगा, मूर्धन। वर्ग तो बहुत सरल है याद करना। फिर ऐसे ही ए और ऐ। अब आप बताइए भैया, आपको यहाँ तक तो याद हो गए ना, यहाँ तक। अब नीचे वाले देखो कैसे याद करते हैं। हमने ये है ए का हमने कैसे करके बनाया था, शुरुआत में वर्णमाला बना रहे थे तो आ मिलाया था सबसे पहले, क्या बनाया था, आ मिलाई थी ई, तब बना था। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इसका क्या हुआ, ए का क्या होगा, कंठ और तालु दोनों। देखिए ये लिखा है कंठ एवं तालु। ठीक, और इसका कंठ तालव्य वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही ओ और औ, ओ और औ हमने क्या किया था, आ में ऊ को मिलाया था, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक,
देख लीजिए लिखा है।